Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products अड्डा। दोस्तों आज है वीडियो लेक्चर नंबर 46 सीक्वेंस वाइज देखें बट हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो मेन टॉपिक्स अपने पास पढ़ेंगे। एक सेक्शन 25 पढ़ेंगे, एक सेक्शन 26 पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे अपने पास सेक्शन 25A से। तो चलिए दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस है वो सब आपने अच्छे से देखेंगे, तो आज की क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 25A क्या बोलता है या सेक्शन 25 क्या होता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर ऑफ रेंट। देखिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो दोनों फर्क मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। देखिए, एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने पास किसी किराएदार को रखा और जब मैंने किराएदार को रखा तो उसको ये बोला कि भाई देखो, पिछले 5 सालों से तुम मेरे यहाँ रह रहे हो, जबकि अगर मैं देखूं तो मार्केट में जो रेंट चल रहा है ना, मैंने तुम्हें उससे कम पर किराए पर रखा, तो तुम्हें 5 साल से लगातार बेनिफिट हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारा रेंट बढ़ाऊं फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी बैक डेट से, आज से नहीं, बैक डेट से। इट मे बी 1 मंथ, इट मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं कहीं से भी रेंट बढ़ा सकता हूं अगर मेरा किराएदार उस बात को एग्री कर जाता है और वो मुझे रेंट पे करता है पिछले इतने सालों का एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने पास एक किराएदार को रखा 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, पिछले एक साल से वो मेरे यहाँ रह रहा है। बट जब मैंने मार्केट में सर्वे किया तो ये पाया कि जो मार्केट रेंट है वो तो 15,000 रुपये। तो मैंने मेरे किराएदार को बोला, भाई देखो ऐसा मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम्हें किराया 10,000 रुपये बताया, बट मार्केट में पता करो तो हर बंदा 15,000 से कम कोई नहीं ले रहा, तो एटलीस्ट तुम मुझे 12,000 तो दो ही दो। मैंने तुम्हें 10 बोले ना, तुम 5 मत बढ़ाओ, चलो 2,000 बढ़ा देता हूँ, इससे तुम्हारे ऊपर एकदम बर्डन ना बढ़े। तो 2,000 का जो मुझे रेंट है वो बैक डेट से चाहिए और पिछले एक साल का एक साथ चाहिए। तो जब वो तुम्हें पिछले एक साल का 2,000 रुपये के हिसाब से प्रति माह यानी 24,000 रुपये पे करेगा, तो दैट मीन्स ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो है, बट इट्स कॉल्ड बी एरियर ऑफ रेंट, यानी कोई ऐसा रेंट जो बैक डेट से आपको बढ़े हुए तरीके से इस साल मिल रहा है। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में 1 साल है, बहुत से एग्जाम्पल में 2 साल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो क्या होता है, ये सारा रेंट आपको इकट्ठा एक साथ मिलता है। सोचो, अगर यही रेंट आपको हर महीने मिलता तो एक साल में जितना भी रेंट होता उसके ऊपर आपको म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती। आपको सेक्शन 24A क्या 30% का डिडक्शन मिलता है, नहीं मिलता? मिलता ना। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे म्युनिसिपल टैक्स से नहीं किया, म्युनिसिपल टैक्स तो आपने वैसे भी पहले वाले जो 10,000 मिलेंगे उसमें माइनस कर लिया होगा। मेन है 30% ऑफ NAV। तो यदि वो पैसा मुझे इंस्टॉलमेंट में मिलता तो मैं पूरे साल की इनकम को असेस करके 30% की डिडक्शन नहीं क्लेम कर लेता 24A में, बट अब वो पैसा मुझे इकट्ठा एक मुश्त मिल रहा है। तो अब सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे तो इस वाले रेंट को हम नॉर्मल रेंट नहीं मानेंगे, इसको बोलेंगे एरियर ऑफ रेंट, और इसमें से तुम सेक्शन 24B की जो डिडक्शन होती है 30% ऑफ NAV वो माइनस कर लेना, जो नेट अमाउंट बचेगा इट्स कॉल्ड बी योर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। बट अभी जो मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, दैट इज एरियर ऑफ रेंट, और इसमें सेक्शन 25 का रोल आएगा, 25A का रोल आएगा। आप मेरी बात समझे, इसमें JV वगैरह नहीं आएगा, इसमें सीधा एरियर ऑफ रेंट आएगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब होता है बैक डेट से, प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है फ्यूचर या करंट डेट से। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मैंने तुम्हारा किराया बढ़ाया, जिस वजह से तुम्हें इस साल क्या हुई है, इनकम हुई है, और उस इनकम को हम तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान लेंगे और 30% हम आपका क्या कर देंगे, डिडक्शन क्लेम करवा देंगे। जो भी डिडक्शन होगी माइनस करके नेट अमाउंट जो है तुम्हारी इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बना देंगे। तो आप मुझे बताइए, एरियर ऑफ रेंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? पक्का? चलो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के जैसा ही है, दैट इज कॉल्ड कि अनरियलाइज्ड रेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में हाउस प्रॉपर्टी जब स्टार्टिंग क्लास दी थी, मैंने आपको तब भी एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा से एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे यहाँ पर कोई किराएदार रह रहे हैं, ठीक है, और जब वो किराएदार रह रहा था तो जब भी मैं किराया मांगने जाता था, मेरा किराएदार मुझे किराया नहीं देता था, वो मुझे धमकी भरे शब्द बोलता था, जिसको सुनकर मैं डर के नीचे वापस आ जाता था। ऐसा करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल के बाद वो अपने आप मकान खाली कर जाता है, बट मेरी हिम्मत नहीं होती मैं उससे ये बोलूँ कि भाई इतने 2 साल का तुमने किराया पे नहीं किया, वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं डर रहा हूँ कहीं वो मुझे मार मूर ना दे। होता ये कि 4-5 साल बाद उसे पता नहीं ऐसा क्या सपना आता है कि वो एक दिन मेरे पास आता है और कहता है, शिवम सर मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया, मैंने 2 साल तक आपको किराया नहीं दिया, शिवम सर ये 2 साल का किराया मैं आपको देना चाहता हूँ। यानी जिस चीज़ को आपने अनरियलाइज्ड रेंट समझ लिया था कि ये रेंट मुझे मिलेगा ही नहीं, अब वो मैं रेंट आपको वापस कर रहा हूँ। तो मेरी क्या वो इनकम है या नहीं, पहले आप मुझे एक बार बताओ।
कोई ऐसा किराया जो बीते वर्षों में मुझे अनरियलाइज्ड हुआ था, मतलब मुझे मिला ही नहीं था, वो सारा का सारा किराया मुझे एक साथ मिल रहा है। इट मीन्स रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। इट्स जस्ट लाइक अ बैड डेट रिकवर। अगर मैं अकाउंट्स के सेंस में बात करूं तो डेटर जिनसे मुझे पैसा नहीं मिला मैंने उसे बैड डेट बना दिया, बट बाद में वो डेटर मुझे पैसा देने के लिए राजी हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बैड डेट रिकवरी। ठीक वैसे ही रेंट के केस में आपका कोई रेंट है जो आपको नहीं मिला है, इट मीन्स अनरियलाइज्ड रेंट है, वो जब भी आपको मिलेगा वो क्या बन जाएगा, रियलाइज्ड रेंट बन जाएगा। इट मीन्स रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब सोचो यही रेंट अगर उस टाइम पर वो मुझे टाइम पर दे देता तो मुझे 30% एनएवी की डिडक्शन मिलती या नहीं मिलती, आप मुझे बताओ। सर यस डेफिनेटली मिलती। तो सरकार ने कहा टेंशन मत लो, जिस साल भी तुम्हें रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट होगी उस साल तुम 30% 24A का माइनस कर लेना, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। तुम सेक्शन 24A का 30% ऑफ एनएवी पूरा माइनस कर लेना, जो बचेगा दैट इज योर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। तो चाहे एरियर ऑफ सैलरी बोलते हैं, एरियर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तुम्हें एरियर मिल रहा है रेंट का या तुम्हें अनरियलाइज्ड रेंट मिल रहा है, दोनों के केस में सेक्शन 24A की डिडक्शन तुमको दे दी जाएगी। बोलो बात समझ आइए। अब सुनो मेरी बात। अच्छा, दोनों ही केस में ऐसा हो सकता है कि जब मुझे ये पैसा रिकवर हुआ हो या जब मुझे एरियर ऑफ रेंट मिला हो, तो उस टाइम पर वो प्रॉपर्टी मेरे पास हो ही ना, मैंने वो प्रॉपर्टी पीछे बीते वर्षों में हो सकता है मैंने बेच दी हो। अब एक एग्जांपल सुनो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएगा। मैंने मेरे किराएदार को 2 साल तक किराए पर रखा, बट उसने मुझे कभी रेंट पे नहीं किया। जब भी मांगने जाता वो मुझे धमकी भरे शब्दों से वापस कर देता। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कभी रेंट मांगने की, उसके बाद वो खाली करके चला जाता है। 3-4 साल बाद वो मेरे पास वापस आता और कहता है शिवम सर जो मैंने आपके साथ किया वो गलत किया, प्लीज़ ये लीजिए 2 साल का रेंट एक इकट्ठा। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, 30% डिडक्शन क्लेम कर लो 24A का, बचा हुआ 70% तुम अपनी इनकम डिक्लेयर करके हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर दो। बट मैंने सरकार को बोला सरकार जानते हो जब ये इंसान मेरे यहाँ से खाली करके गया तो उस वक्त मेरे पास पैसों की इतनी लाले पड़ गई कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। तो सरकार मुझे एक बात बताओ, जब ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट हो रही है, मुझे ये पैसा एरियर ऑफ रेंट का बैक डेट से मुझे मिल रहा है इस साल, या रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट हो रही है, उस साल तो मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। जिस प्रॉपर्टी का मुझे रेंट मिल रहा है ये तो मैं कब का बेच चुका हूँ, इतने साल बाद मुझे उसका रेंट मिल रहा है। तो क्या सर अभी भी ये इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में ही चार्ज होगा? आंसर इज यस। यानी ये एक एक्सेप्शनल केस है सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन का, जहां पर एसएससी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं भी है फिर भी उसकी उस साल की इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मानी जाती है। और ये एक्सेप्शन सिर्फ 2 केस में होती है, एरियर ऑफ रेंट के केस में और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट के केस में। तो मेरे साथ प्लीज एक बार रिपीट करिए, ध्यान से सुनिए मैंने जो बोला कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट में और आपका एरियर ऑफ रेंट के केस में, यहां पर अगर एसएससी के पास जब ये रिकवरी हो रही है उस साल अगर उसके पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं भी है बट पहले कभी थी तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बना देंगे और दोनों के दोनों केस में सेक्शन 24A की इसको क्या दे देंगे, हम डिडक्शन दे देंगे 30% ऑफ एनएवी की। बोलो क्लियर है? और ये सारी की सारी बातें लिखेंगे सेक्शन 25A के अंदर। किसमें लिखेंगे? सेक्शन 25A के अंदर। और इसी तरह सेक्शन 25A(2) में दे रखी है 30% ऑफ एनएवी वाली बात कि 30% एनएवी माइनस कर सकते हैं। तो एक बार इसको रीड करते हैं। तो देखिए सेक्शन 25A प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अच्छा, इसी में मैं एरियर ऑफ रेंट भी लिख सकता था बट लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यह लिखा था अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इज एरियर फ्रॉम टेनेंट or the amount of unrealized rent realized subsequent from the tenant by the assessee shall be deemed to be income from house property। कोई भी ऐसा रेंट जो एरियर ऑफ रेंट है, कोई भी ऐसा रेंट जो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट है, ये जब भी आपको प्राप्त होगा ये आपकी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, वेदर द assessee इज द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट। चाहे assessee उसका ऑनर हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। मतलब उस वक्त उसके पास वो प्रॉपर्टी हेल्ड करती है या नहीं करती है ये मैटर नहीं करता, वो इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। फिर लिखा है सेक्शन 25A सबसेक्शन 2 प्रोवाइड अ डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एरियर ऑफ रेंट ऑफ और अनरियलाइज्ड रेंट। यानी आपको 30% की डिडक्शन 24A वाली डेफिनेटली दी जाएगी, चाहे केस एरियर ऑफ रेंट का हो चाहे केस अनरियलाइज्ड रेंट का हो। बोलो, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब इसका ना हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले डिस्प्ले करूंगा, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो पहले नोट कर सकते हो या मेरे साथ के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोग की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़िए जरा।
इसमें दे रखा है मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2023। ठीक है भाई, मिस्टर आनंद ने अपनी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, वो भी कब, सन 2022-23 के अंदर, क्योंकि मार्च 2023 की बात बोली तो प्रीवियस ईयर इसमें 22-23 चलेगा। फिर लिखा हुआ है इन जून 2023 ही रिकवर्ड रेंट ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव to whom he had let out his property for 2 years, April 2017 to March 2019। देखिए मिस्टर आनंद अपनी दुख भरी कहानी यहाँ पर बयां कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जून 2023 में कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी ना था। ठीक है, सोचा भी ना था। तो क्या हुआ इनके साथ, हुआ ये था कि जून 2023 को इनको एक ऐसा व्यक्ति आके कुछ पैसे देकर जाता है जो व्यक्ति कभी किसी जमाने में इनका किराएदार हुआ करता था और उस जमाने में उस किराएदार ने इनके साथ कुछ फ्रॉड किया था। वही बात यहाँ पर बोली गई है कि इन जून 2023 ही रिकवर्ड रेंट ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव। गौरव से इन्हें 10,000 रुपए का रेंट रिकवर हुआ। ये वो इंसान है जिसने इनकी प्रॉपर्टी को 2 साल तक ऑक्यूपाई किया था, वो भी कब, अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2019 तक उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया था। ही कुड नॉट रियलाइज 2 month रेंट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हिम, और इसको 2 महीने का जो रेंट है वो अनरियलाइज रेंट रहा था 20,000 फ्रॉम हिम, एंड दैट सो एक्सटेंड हिज एक्चुअल रेंट वॉज रिड्यूस्ड वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखिए उसका अनरियलाइज रेंट कितना था, 20,000, बट वो व्यक्ति अभी कितना दे रहा है, मात्र 10,000। तो मुझे 20,000 से मतलब नहीं, मुझे 10,000 से मतलब है कि इस बार मुझे रिकवरी कितने की हो रही है, मात्र 10,000 की हो रही है। वो बात अलग है इस व्यक्ति ने मेरा 20,000 का रेंट मारा, लेकिन कम से कम 10,000 तो ये मुझे देने आए ना, तो हम तो पूरी कैलकुलेशन भी 10 के हिसाब से करेंगे। इस 10,000 को आप बताइए क्या नाम दोगे, एरियर ऑफ रेंट का नाम दोगे या रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का नाम दोगे। देखिए अगर ये केस होता कि बैक डेट से कोई हमने रेंट बढ़ाया और अब वो जाके मिला है तो ये एरियर ऑफ रेंट होता, बट अगर केस ऐसा है कि ये आपको रिकवरी हो रही है जो पहले कभी नहीं मिला था वो अब मिला है, तो ये रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट वाला केस बन गया है ₹10,000। ठीक है, इसमें 30% की आपको एनएवी मिल जाएगी। बट आगे पढ़ते हैं जरा। फिर लिखा हुआ है फर्दर ही हैड लेट आउट प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 2019 टू फरवरी 2023 टू मिस्टर सतीश। देखिए इसके अलावा ये बोला है कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी, मतलब मिस्टर आनंद की बात चल रही है, आनंद की एक और प्रॉपर्टी थी जिसको उसने अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक मिस्टर सतीश को इन्होंने किराए पर दी थी प्रॉपर्टी। ही हैड इंक्रीज द रेंट। अच्छा, 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि वो रेंट को बढ़ाना चाहते हैं और रेंट को 12,000 से बढ़ाकर ये कितना करना चाहते हैं, 15,000 रुपये करना चाहते हैं, यानी बैक डेट से रेंट को ये इंक्रीज करना चाहते हैं। चलो भाई ठीक है, 12 से ये 15 करना चाहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एंड द सेम टाइम वॉज सब्जेक्ट मैटर इज डिस्प्यूटेड, और ये मैटर इतना गर्म हो गया कि जो मकान मालिक था उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया किराएदार ने, और किराएदार ने कहा नहीं, आप 12,000 से 15,000 का रेंट एकदम से नहीं बढ़ा सकते विदाउट माई प्रायर कंसेंट। आप ऐसे नहीं कि मकान आपका है, आप जब मन चाहेंगे रेंट को आप इंक्रीज कर देंगे, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, मतलब जो भी लीगल प्रावधान होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, और किराएदार ने कर दिया मकान मालिक के ऊपर लीगल एक्शन। फिर लिखा हुआ है इन सितंबर 2023 द मैटर फाइनली सेटल्ड, और बाद में सितंबर 2023 में जाके ये मैटर जो है वो पूरा डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है और मिस्टर आनंद को 69,000 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं अपने उस किराएदार से। मुझे नहीं पता उसका टोटल कितना एरियर ऑफ रेंट था, बट अभी इतना मुझे समझ आ रहा है कि क्वेश्चन ने बोला है 69,000 रुपीज़ का जो एरियर था, मतलब बैक डेट से बढ़ा हुआ रेंट उसे मिला, बट कितना मिला, सिर्फ 69,000 रुपीज़, वो भी अप्रैल 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक का मिला। ये भी मेरे लिए मैटर नहीं करता कब से कब का मिला, मुझे बस इतना समझ आ रहा है यस मुझे कोई एरियर ऑफ रेंट 69,000 का मिल रहा है और एक अनरियलाइज्ड रेंट मिल रहा था 10,000 रुपए का। नीचे लिखा हुआ है वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड एंड एरियर टू बी रेंट इन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद, इफ सो इन विच ईयर। देखिए पहली बात तो आपको ये बतानी है कि मिस्टर आनंद के हाथों में क्या जो ये रिकवरीज हो रही हैं या जो एरियर ऑफ रेंट मिला है क्या ये टैक्स हुआ? आंसर इज सिंपली यस। एज पर सेक्शन 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीजिंग रेंट दैट विल बी कॉल्ड एज द एरियर ऑफ रेंट इज 100% टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद एज पर सेक्शन 25। ठीक है, इसका लिखा हुआ है कि अगर ये होगा तो किस साल होगा। तो आप पहले मुझे बताइए वो 10,000 वाले रुपए से कब मिले थे? सर वो जो 10,000 रुपए जो मिले थे इसको वो मिले थे कब? वो मिले थे जून 2023 में। तो मुझे बताइए जून 2023 में कौन सा प्रीवियस ईयर लगा? 23-24।
स्टार्ट कहाँ से होगा, 23 से, खत्म कब होगा, 24 को। और जो इसको एरियर ऑफ रेंट 69,000 मिला था वो कब मिला था, 1 अप्रैल से लेकर फरवरी 2023 तक का मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है ये अगले फाइनेंशियल ईयर में ही मिला हो, यानी दोनों के दोनों जो है वो आपको 23-24 में मिले, प्रीवियस ईयर 23-24 में, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अगर मिले तो ये कौन सी इनकम मानी जाएगी और कितने अमाउंट की मानी जाएगी, ये बताने हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन तो आपके सामने, ये सोल्यूशन यहाँ देखेंगे सभी लोग। इस केस का सोल्यूशन है यस, पहले तो आप ऐसे लिखेंगे, यस मिस्टर आनंद इज liable to pay tax on arrear of rent। अच्छा, arrear of rent कितना था जो बैक डेट से बढ़ा हुआ था, that is ₹69,000 and recovery of unrealized rent that is ₹10,000। यस, ये दोनों के दोनों अमाउंट आपके क्या होंगे, टैक्स होंगे। किसकी इनकम में, मिस्टर आनंद की इनकम में, ठीक है। तो पहले तो उसने ये पूछा था, अब अगर होंगे तो वो कितने होंगे, चलो वो भी आप जान लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे अपने पास एरियर ऑफ रेंट कितना, ₹69,000। इसके बाद रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कितना बताओ, 10,000। तो टोटल हो गया 79,000। कितना, 79,000। फिर हम लेस करते हैं सेक्शन नंबर 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्यों करेंगे, क्योंकि सेक्शन 25A2 में लिखा हुआ है कि 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों के ऊपर मिलेगी ही मिलेगी। तो हम 79,000 का कितना निकालेंगे, 30% का है, कैलकुलेटर देता प्लीज़ प्रकट हो जाइए, बच्चों को आपकी ज़रूरत है। 79,000, अरे यार 79,000 इंटू में 30%, दिस कम्स 23,700। 23,700 माइनस करके फिगर आई है हमारे पास 55,300 रुपीज़। सो दिस इज़ योर इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 55,300 रुपये आ गए इनकी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पक्का। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। तो पहले आप नोट कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास अगले सेक्शन की ओर, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 26। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेक श्योर पिछली वाली जो सीरीज थी वो बिल्कुल क्लियर होगी, 25 वाला क्लियर हो गया ना। अच्छा, 25 वाले में ना एक पॉइंट था, मैं आपको पहले वो क्लियर कर दूँ, वो मैं उसमें लिखवा नहीं पाया, आप प्लीज़ अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है प्लीज़। सेक्शन 25 के अंदर ना, जैसे मैंने सेक्शन 25A करवाया था ना, एक होता है सिंपल सा सेक्शन 25। वो क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई जैसे प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड इंडिया है, कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया है, तो आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी पर जो आपको टैक्स मिला है, मतलब जो इनकम आपको मिला है, क्या वो भारत में टैक्स की जाएगी। तो पहले तो अगर वो ROR है तो यस वो टैक्स की जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और वहाँ से आपको रेंटल इनकम हो रही है, यस इंडिया में टैक्स होगी अगर आप ROR और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। बट एक बात याद रहे, जब वो इनकम आपकी भारत में आई है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आपको डिडक्शंस वगैरह मिलेगा, पहले आप ये बताइए, सोच के बताओ, क्या उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आंसर इज यस, मिलेगा, अगर उसके TDS के प्रोविजन सही तरीके से डिडक्ट किए गए हैं तो। TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये वैसे हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर कर पाएंगे, अभी बस इसको सुन लो पॉइंट को, कि अगर TDS डिडक्टेड है तो वो हमारी इनकम जो है वो उस पर डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। बस इतना अभी आप सुन लो क्लियरिटी से, सब तब समझ मैं आपको TDS पढ़ाऊंगा, कराने को मैं अभी करा दूं बट मज़ा नहीं आएगा, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 26, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ऑफ को ऑन्ड प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या होता है, अब कई बार क्या होता है
कई लोग शेयरिंग में प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं, जैसे दो भाई मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उन्हें पता है सिंगल हम नहीं खरीद पाएंगे, उतनी परचेसिंग पावर नहीं है, बट अगर दो भाई मिलकर ले लेंगे तो दोनों की फैमिली साथ में रह लेगी, जब कभी इनकम होगी तो वो अपना अलग कहीं और खरीद लेंगे, बट अभी साथ में रहने के पर्पज से वो दो जॉइंट ऑनरशिप में प्रॉपर्टीज़ को बाय कर लेते हैं। देखिए, अगर दो लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को बाय करते हैं और उससे उनको या तो रेंटल इनकम हो रही होगी या वो खुद उस प्रॉपर्टी पे रह रहे होंगे, भाई दो में से एक ही केस हो ना। भाई मैं फॉर एग्जांपल, मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को या तो हम किराए पे चढ़ाएंगे या उस प्रॉपर्टी पे हम खुद रहेंगे। यदि हम उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाते हैं, लेट आउट करते हैं, तो हमें रेंटल इनकम होगी। तो वो जो रेंटल इनकम होगी ना आपकी, तो उससे आपको रेंटल इनकम रिसीव होगी। आप एक काम करिए, आप जॉइंट ऑनरशिप, मतलब आप ऐसा ट्रीट करो कि एक ही सिंगल ऑनर है, सिंगल ऑनर के हिसाब से आप इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो और जो जिसका हिस्सा हो उस हिस्से में इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मान लो मेरा सब कुछ काट पीट के इनकम अंडर दैट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आया 5 लाख। कितना आया? 5 लाख। 50% पैसा मैंने लगाया था, 50% मेरे भाई ने लगाया था, तो 5 लाख के दो टुकड़े कर दो, 2.5 लाख मेरी इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बनेगी, 2.5 लाख मेरे भाई की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। बट सर अगर एक बात बताओ, अगर मान लो वो हिस्सा डेफिनेट ही नहीं है, सर्टेन ही नहीं है, पहले से डिसाइडेड ही नहीं है किसका कितना शेयर है, तब क्या करेंगे? लेकिन दो भाइयों ने मिलकर लिया या दो लोगों ने, अच्छा जरूरी नहीं भाई हो, दो अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं, बट मैं एग्जांपल में भाई ले रहा था, ठीक है। दो मतलब मैंने और मेरे भाई ने अब प्रॉपर्टी ली, बट हमने हिस्सा अपना डेफिनेट ही नहीं किया, उसको कहीं लिखित में लिखवाया नहीं। अब क्या करें? तो भाई ऐसे तो अब तो हम आपको जॉइंट ऑनर मान लेंगे और या तो हम आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानेंगे या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मानेंगे, और आपका इंडिविजुअल में टैक्स ना करके एओपी और बीओआई में टैक्स कर दिया जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो पहले इतना पार्ट पढ़ते हैं, फिर कंपनी और फर्म की बात करेंगे, ठीक है। देखो सेक्शन 26 ट्रीटमेंट की बात करता है कि क्या ट्रीटमेंट की जाएगी इनकम ऑफ को ऑन्ड प्रॉपर्टी। यदि एक प्रॉपर्टी के को ऑन्ड ऑनरशिप्स हैं तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी। तो लिखा है वेयर प्रॉपर्टी इज ऑन्ड बाय 2 और मोर पर्सन whose शेयर आर डेफिनेट। मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी एक प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर है और उनका जो हिस्सा है वो डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब बिल्कुल क्लियर है और अस्कर्टेनेबल है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं किसका कितना हिस्सा है। देन इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जिसके हिस्से में जितनी जितनी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। सीधी बात, बोलो क्लियर है? यस सर। सेकेंड पैरा, बट इफ शेयर आर नॉट गिवन। बट मान लीजिए वो हिस्से गिवन नहीं है, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में वो जो इनकम है वो को ऑनर की इनकम मानी जाएगी, या तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानी जाएगी या फिर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की इनकम मानी जाएगी। मतलब वो एज अ इंडिविजुअल ट्रीट नहीं की जाएगी। आप बात समझ रहे? मान लीजिए मेरे भाई ने 70% पैसा लगाया, मैंने 30 लगाया, तो उस इनकम का 70% का हिस्सा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भाई का बन जाएगा, 30% मेरा बन जाएगा। और मान लो हिस्सा डेफिनेट नहीं है तो हम दोनों का हिस्सा ज्वाइंट को ऑनरशिप में एओपी बीओआई की तरह ट्रीट करके टैक्स कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है वो एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर एक कंपनी है, तो हम इसको पार्टनरशिप फर्म की इनकम या कंपनी की इनकम ही ट्रीट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो कंपनियों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी को खरीदा। आई डोंट नो उनका कितना शेयर है, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि उससे अगर इनको कोई रेंटल वैल्यू हो रही है, कोई रेंटल इनकम हो रही है, तो वो कंपनी की अपनी इनकम मानी जाएगी, ऑनर्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म्स को चलाने वाले पार्टनर की इनकम नहीं मानी जाएगी, पार्टनरशिप फर्म की अपनी खुद की इनकम मानी जाएगी अगर को ऑनरशिप में प्रॉपर्टी ली हुई है। बोलो क्लियर है? यानी अगर इंडिविजुअल का शेयर डेफिनेट है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर शेयर डेफिनेट नहीं है तो एओपी बीओआई की कैपेसिटी में देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म में अगर ये को ऑनरशिप चला है तो एज अ पार्टनरशिप फर्म करके आपको टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी ने को ऑनरशिप की तो कंपनी के बिहाफ पे देना पड़ेगा, उसका डायरेक्टर या कोई इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। आप देखिए को ऑन प्रॉपर्टी या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी, मान लो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर लिया, तो हम हो सकता है अपनी फैमिली लेकर रह रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, या हो सकता है लेट आउट हो, है ना। देखिए लेट आउट के केस में जो सेक्शन 24B था ना, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, उसकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी उनके हिस्से के अकॉर्डिंग, जो भी उनका हिस्सा शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग उनको डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने हमारी क्लासेस को रेगुलरली देखा होगा ना, सीक्वेंस वाइज देखते हुए आ रहे हो, तो आप मेरी एक एक बात को समझ पाओगे। और जो इंसान डायरेक्टली जंप करके इस वीडियो पर आए उससे दिक्कत हो रहेगी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। इसलिए कहता हूँ हर वीडियो को डिटेल में देखो, समझो, ये आपके ही लिए वीडियो बनाई जा रही है। जितना डिटेल में देखोगे मेरी बातें उतनी ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगे। आ जाओ पॉइंट पर।
अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो केस है ये मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 43 और हाउस प्रॉपर्टी के लेक्चर नंबर 3 में करवाया था, ठीक है, आप वहां पे जाके भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो देखिए अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल करोगे तो जितना तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट आ रहा है वो या 2 लाख विच एवर इज लोअर की डिडक्शन आपको दे देंगे। बट 3 में से अगर आपने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, या कोई 2 नहीं की, या तीनों ही नहीं की, तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन जो परमिसिबल होगा, जितना इंटरेस्ट बन रहा है या तो वो, या मैक्स टू मैक्स 30,000 होगा। सर वो क्या थी 3 कंडीशंस? पहली कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 141999। सेकंड, द लोन is taken for the construction or acquisition of the house property. Point number 3, the construction of the house property must be completed within a 5 year from the ending of the date of loan such taken in such financial year. अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी, अगर नहीं हो रही तो मैक्स टू मैक्स 30 लाख। सेम वही प्रोविजन यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? सेक्शन 26, अच्छा जरा सेक्शन की सीक्वेंस बताओ। सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24A 30% डिडक्शन एनएवी की स्टैंडर्ड मिलती है। 24B इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। 25 बाहर कहीं हाउस प्रॉपर्टी है उससे रेंटल इनकम आ रही, टीडीएस वगैरह कटा है, यस डिडक्शन मिलेगी। 25AA एरियर ऑफ रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। सेक्शन 26 को ऑन प्रॉपर्टी, और इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे, आज ही क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन 27 जिसमें हम ऑनरशिप की बात करें, डीम्ड ऑनर किस किस को माना गया। तो सेक्शन 22 से लेकर 27 तक हो गया कंप्लीट। तो सर आज चैप्टर फिनिश कर दोगे? यस बिल्कुल कर देंगे। फिर जो अगली 2 क्लास होंगे उनके अंदर ICAI मॉड्यूल के स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस होंगे, इलस्ट्रेशंस नहीं, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तब हम कहेंगे यस हाउस प्रॉपर्टी खत्म है। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से नहीं होता, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने पड़े। सर आपने भी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस तो कराई थी बेटा, इलस्ट्रेशन ना सिर्फ उतने पॉइंट के लिए होते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे ना साथ में। इसीलिए तो कह रहा हूँ हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं कोई फालतू नहीं बैठा जो फालतू की क्लासें बनाऊंगा, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है? चलिए अब एक इस कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन आज की क्लास का आप सब लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए आप मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, मिस अपर्णा co-owns a residential house property in Calcutta along with her sister मिस डिम्पल। अरे भाई अपर्णा और डिम्पल की बात हो रही है। अपर्णा और डिम्पल दोनों की दोनों क्यूट सी बहनें हैं और इन्होंने अपनी जॉइंट ऑनरशिप के अंदर एक प्रॉपर्टी को ऑन किया है, खरीदा है, ठीक है। लिखा है वेयर हर सिस्टर फैमिली रेजिस्ट। अच्छा जो सिस्टर है ना, अपर्णा की जो सिस्टर है कि क्या नाम है उसका, डिम्पल, वो तो अपनी फैमिली के साथ रहती है। बोथ ऑफ देम, अरे जब दोनों बहनें तो फैमिली के साथ तो रहेंगी, दोनों बहनें, क्या मैं भी, ठीक है। इसके बाद है बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, दोनों बहनें तो ऑब्वियस बात है इक्वल शेयर ही होगा। एंड द सेम इज यूज्ड देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब ये सेल्फ ऑक्यूपेशन मतलब वो अपने खुद के यूज के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट नहीं है। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स का केस बनेगा तो या तो 30 या मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन ही उसे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है आगे, इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ₹50 lakhs एट द रेट 10% टेकन ऑन 1/4/2022 फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। इन एडिशन मिस्टर अपर्णा owns a flat in Pune in which she and her parents resist। यहाँ लिखा हुआ है कि इन्होंने इस घर को खरीदने के लिए एक लोन लिया था, कितने रुपए का, 50 लाख रुपए का, जिसकी ब्याज दर 10% है। और ये लोन उन्होंने 1/4/2022 को लिया था। कब लिया था बताइए? 1/4/2022 को 50 लाख रुपए का लोन लिया 10% की ब्याज दर के हिसाब से, ठीक है भाई। और ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी बने बनाए घर को एक्वायर करने के लिए था, कंस्ट्रक्शन नहीं था, एक्विजिशन था, बना बनाए घर इन्होंने एक्वायर किया था। कंस्ट्रक्शन वाला केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि जो मिस्टर अपर्णा है ना, मिस अपर्णा है, इनके पास एक फ्लैट और भी है। कहाँ पर है ये? पुणे में। और जो पुणे में इनका फ्लैट है ये उसमें अपने पेरेंट्स के साथ रहे। क्या मैटर करता भाई, पुणे में फ्लैट था नहीं था, हमें तो इस वाले से मतलब है ना जो एक्वायर किया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है शी हैज टेकन अ लोन 3 लाख एट द रेट 12% ऑन 1/10/2022। अच्छा कहीं ना कहीं ये 2 घरों की ट्रीटमेंट की बात करें इसलिए इन्होंने पुणे वाले घर का एग्जाम्पल लिया। तो इन्होंने कहा जो पुणे वाला घर है जिसमें ये अपनी पेरेंट्स के साथ रहती है, उस वाले घर के लिए भी एक लोन लिया हुआ है। यानी भाई देखो 2 घर आ गए इसमें,
एक तो वो जो जिसमें जॉइंट ओनरशिप है, और एक वो जिसमें मिस अपर्णा अकेले ही सारा हिस्सा लगा के बैठी हुई है। हम उसकी बात करें, पुणे वाला घर जो अपर्णा का है ना, वो उसका खुद का अपना है, उसमें अपने पेरेंट्स के साथ रहे, सिस्टर का कोई रोल नहीं है। दोबारा से लाइन को पढ़ रहा हूँ, दोबारा से मेरे साथ पढ़ना आप लोग, ठीक है। मिस अपर्णा owns a flat in Pune in which she and her parent reside। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और पूरा हिस्सा इनका है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर की बात नहीं हो रही है। फिर लिखा हुआ है शी हैड टेकन अ लोन, यानी उस पुणे वाले घर के लिए इन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है 12% की ब्याज दर से ऑन 1/10/2022 को, ठीक है। 1/10/2022 को इन्होंने वो लोन लिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है फॉर रिपेयर ऑफ दिस फ्लैट को रिपेयर करवाने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, कि आपको नहीं लगता ये 30,000 वाले ब्लॉक में आ गई है? क्यों सर? क्योंकि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए, तो उस केस में आपकी 2 लाख वाली जो लिमिट थी वो कम होकर हो जाएगी 30,000। मैंने आपको बताया था ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन होना चाहिए, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, रेवेन्यू नेचर के रिपेयर वगैरह के लिए लोन नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख से कम करके 30,000 कर दी जाएगी, या एक्चुअल एंड विच एवर इज लोअर, ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आप लोग आपने। कॉम्प्यूट करना डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस अपर्णा एंड मिस डिम्पल, दोनों बहनों की क्या निकाल के दिखानी है आपको? इनकम डिडक्शन निकाल के दिखाएं। इनकम नहीं निकालना, डिडक्शन निकालना है कि इनको कितनी कितनी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। 24B की इनको कितनी कितनी डिडक्शन मिलेगी। और लिखा हुआ है कि ये जो सेक्शन 24 की बतानी, और ये एक्सरसाइज करें शिफ्टिंग आउट, मतलब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको शिफ्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रेजिम की ओर शिफ्ट हो रही है। सेक्शन 115B AC 1A के तहत ये शिफ्ट आउट हो रही है। तो अब बताइए इनका कितना डिडक्शन 24B में बनेगा? चलो ठीक है भाई, मैं समझ गया क्वेश्चन, आप लोग भी समझ गए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो क्वेश्चन है, इधर हम सोल्यूशन करेंगे इसका। देखिए सोल्यूशन देखिए, तो मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक तो है फ्लैट नंबर 1 और एक है फ्लैट नंबर 2। तो जो फ्लैट नंबर 1 है ना, इसके तो जॉइंट ऑनर है, एक तो मिस अपर्णा और एक मिस प्यारी से डिम्पल। सर क्या बात है, डिम्पल पे ज़्यादा फोकस नहीं दोस्तों, डिम्पल पे फोकस है, इस वाली डिम्पल पे नहीं है, डिम्पल पे फोकस है, समझ आई बात? चलो इधर आओ। अब यहाँ पर क्या है कि इस वाले फ्लैट के लिए लोन कितने का लिया था? सर इस वाले के लिए लिया था 50 लाख का, ठीक है भाई। अभी हमें अपर्णा और डिम्पल दोनों की बात करनी है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस वाले फ्लैट के लिए इन्होंने 50 लाख का लोन लिया था जिसका ब्याज दर है 10%, यानी 10/100, और हमें इस साल की बतानी है, तो इस साल ये हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? देखो अगर असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन में प्लीज देखिए, असेसमेंट ईयर 24-25 लगा है, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 23-24। प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 23-24। अच्छा इन्होंने लोन कब लिया था? 2022 में, यानी ये तो फुल ईयर हो गया। 23-24 के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मतलब 12/12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए। अब क्योंकि ज्वाइंट ओनरशिप है तो अपर्णा को इसका हिस्सा सिर्फ मिलेगा आधा, 2.5 लाख का सेक्शन 24B के अंदर, सेक्शन 24B के अंदर अपर्णा को 2.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा और डिम्पल को भी 2.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अपर्णा और डिम्पल दोनों को कितने का मिल जाएगा? 2.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक दिक्कत होगी क्या कि सर 2.5 लाख तो आ रहा है, बट आपने हमें बताया, या अभी रुको, वो 2 लाख वाली लिमिट अभी रुक जाओ, पहले इतना समझ लो, 50 लाख का हमने 10% निकाला, कितना आया? 5 लाख। 5 लाख के 2 हिस्से कर दिए, दैट इज 2.5 लाख और 2.5 लाख, बस ज्यादा मत सोचो, अभी इतना ही सोचो, ठीक है। इसके बाद जो फ्लैट नंबर 2 है, इसका मालिक कौन है? अपर्णा, मिस अपर्णा, ये जो अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रही है। अब अपर्णा ने क्या किया, इसके लिए लोन लिया था 3 लाख रुपए का, याद है? ब्याज दर आई थिंक 12% थी, यस सर 12% थी। और ये वाला जो लोन लिया था, ये लिया तो 1/10/2022 के लिए था, बट हमारा प्रीवियस ईयर क्या है इस क्वेश्चन में? जो हमारा प्रीवियस ईयर है दैट इज 23-24, तो इसमें तो पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया ना, तो पूरे 1 साल का यानी 12/12 का मिलेगा, तो ये कितना रहेगा? 36,000 रुपये। कितना रहेगा? 36,000 रुपये आ जाएगा। अब मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी के सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और सुनिए मेरी बात ये है यहाँ पर कि ये जो आप पूरा देख पा रहे हो, ये 36,000 आ गया, ये 2.5 लाख आ गया, ये 2.5 लाख आ गया, अब किसको कितनी डिडक्शन मिलेगी जरा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जहाँ तक डिडक्शन की बात है, क्योंकि घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो 2 लाख की डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यस, इसको 2 लाख की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी,
2 लाख की डिडक्शन इसको पूरी पूरी मिल जाएगी। मानते हो नहीं मानते हो? यस सर, यहाँ पर इसको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी, बट इसका बन कितना रहा है? 2.5 लाख बन रहा है। और अपर्णा का यहाँ से कितना बन रहा है? 36,000 बन रहा है। अपर्णा का कितना बन रहा है? 36,000 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अपर्णा का इंटरेस्ट टोटल हो गया 2.5 लाख और 36, यानी 2,86,000। और डिम्पल का कितना हुआ? 2.5 लाख। तो कितनी डिडक्शन अपर्णा और डिम्पल को मिलेगी? कितनी डिडक्शन अपर्णा और डिम्पल को मिलेगी? तो यहाँ पर आंसर है कि दोनों को 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 2 लाख तक की ही डिडक्शन यहाँ पर दी जाएगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर अपर्णा की अगर हम बात करें तो अपर्णा का जो डिडक्शन है, एक्चुअल इंटरेस्ट 286 बन रहा है, बट अप टू ₹2 लाख तक का ही उसको मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जितना इंटरेस्ट है वो या फिर 2 लाख, तो अपर्णा को कितनी डिडक्शन मिलेगी? 2 लाख की। अच्छा, यहाँ भी ये 2.5 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड था ना, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी क्या बोला था? 30 या 2 लाख, तो इसको कितने की मिल जाएगी? 2 लाख की, मैक्सिमम 2 लाख की मिलेगी। और सर इसको, अरे ये वाला अमाउंट यहाँ लिख तो लिया 36,000, ये वाला अमाउंट यहाँ तो लिख दिया 36,000, वैसे इस पर मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 30,000 की। वैसे इस पर कितनी मिलेगी मैक्सिमम? 30,000 की। तो दोनों बहनों को जो डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगी वो 2 लाख की ही मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। बोलो समझ आया? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, तो इससे ज़्यादा की डिडक्शन तो उन्हें वैसे भी नहीं मिलने वाली है। बोलो क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन से ज्वाइंट ऑनरशिप में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है 24B का, वो हमने सीख लिया है। बाकी अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको पता है जीवी वगैरह 0 आएगा, म्युनिसिपल टैक्स आपने दिया तो भी 0 हो जाएगा, एनएवी 0 आएगा, तो 24A 30% ऑफ एनएवी दिया ही नहीं जाएगा। सिर्फ क्या दिया जाएगा? 24B की डिडक्शन दी जाएगी, जो कि दोनों बहनों को 2-2 लाख। सर दोनों को एक साथ मिलेगी, अलग अलग मिलेगी? भाई 2 लाख एक को अलग मिलेगी, 2 लाख एक को अलग मिलेगी। ज्वाइंट ऑनरशिप है तो 2 लाख की लिमिट दोनों को मिलेगी, ऐसे नहीं दोनों को मिला के 2 लाख की मिलेगी, दोनों को अलग अलग मिल जाएगी। बोलो क्लियर है? चलिए आप इसको नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे सेक्शन 27 पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज सेक्शन नंबर 27। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाउस प्रॉपर्टी का ये है लास्ट सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने क्लास नंबर 1 2 3 4 करते थे, अब हम बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर आ गए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी पूरे कंप्लीट होने वाला है। लास्ट सेक्शन बताए, जल्दी से खत्म करते हैं, बात क्लियर करेंगे। ठीक है, सेक्शन 27। ये सेक्शन 27 क्या होता है? देखिए सेक्शन 27 की जो हेडिंग है दैट इज डीम्ड ऑनरशिप। देखिए दोस्तों, डीम्ड ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि ऑन पेपर कौन ऑनर है वी डोंट नो, बट अगर हमारे बताए हुए ये केसेस हुए तो इन केसेस में हमने जिनको ऑनर माना है, भले वो ऑनर नहीं है, बट स्टिल they will be treated as a honor as per the income tax act 1961। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 27 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कुछ स्पेशल केसेस में उन व्यक्तियों को ऑनर माना गया है। डीम्ड मतलब होता है मानना, मानना या माना जाएगा। तो कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में हमने कुछ लोगों को ऑनर माना है, जबकि रियलिटी में ऑन पेपर वो ऑनर नहीं है, स्टिल वी हैव डीम्ड टू बी एज अ ऑनर। और उनको जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स की जाएगी। दोस्तों आपको थोड़ा सा बेतुका सा भी लग सकता है कि सर वो ऑनर नहीं है तो इनकम टैक्स जबरदस्ती उनको ऑनर क्यों बना रहा है। देखिए इनकम टैक्स कोई काम जबरदस्ती नहीं करता, सीधी बात। तो पहले ये जानो, कोई लॉजिक होगा सीबीडी डिपार्टमेंट वालों का, उस लॉजिक के बिहाफ पे ही इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया होगा। कई लोग टैक्स की चोरी करने के पर्पज से कुछ मैनिपुलेशनलिटिक प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि टैक्स का इवेजन यानी टैक्स की चोरी की जा सके। तो जब सरकार को पता चलेगा कि आप सरकार का साथ ना देकर बल्कि टैक्स की चोरी में आप अपने आप को लेकर आ रहे हो, तो गवर्नमेंट को इस टाइप के प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस टाइप के प्रोविजंस बनाने पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 27 दैट इज अ डीम्ड ऑनर। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग पर्सन through not legal honor of a property are deemed to be honor of the purpose of section 22 to 26। यानी कि ये वो लोग हैं जो लीगल ऑनर नहीं है, नॉट अ लीगल ऑनर, बट स्टिल सेक्शन 22 टू 26 के हिसाब से हम इन केसेस में 22 से लेकर 26 में जो जो केस हमने पढ़े इन सब के हिसाब से इन व्यक्तियों को हम ऑनर मानेंगे। दैट इज बी अ डीम्ड ऑनर। पहला केस सेक्शन 27 क्लॉज 1, ट्रांसफर टू द स्पाउस। स्पाउस क्या होता है? हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस कहलाता है। ठीक है, दोनों का रिलेशन कैसा है? स्पाउस का रिलेशन है। ठीक है,
इसको ना पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ये है, मैं पहले हस्बैंड का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड की अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी है। हस्बैंड ने सोचा इस हाउस प्रॉपर्टी में उसको रेंटल इनकम हो रही है 20,000 रुपीज़ पर फ्लोर। मेरे एग्जाम्पल को प्लीज़ ध्यान से सुनना। क्या है कि मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है तो मैं एग्जाम्पल लिखवा नहीं पा रहा हूँ, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है प्लीज़। हस्बैंड के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है। कितनी बताइए? 2 हाउस प्रॉपर्टी है, और हर हाउस प्रॉपर्टी 4 फ्लोर की बनी है। कितने फ्लोर की बनी है? 4 फ्लोर की। एक हाउस प्रॉपर्टी से उसको 10,000 रुपीज़ की क्या हो रही है? इनकम हो रही है। कितने रुपए की इनकम हो रही है? 10,000 रुपए की इनकम हो रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर उसे 10,000 रुपए की इनकम हो रही है तो ये बताओ एक प्रॉपर्टी में 4 फ्लोर है तो कितनी इनकम होगी? 40,000 रुपए पर मंथ। तो साल की कितनी होगी? 4,80,000। कितनी होगी बताइए? 4,80,000 रुपए। और सेम दूसरी प्रॉपर्टी से इनकम कितनी होगी? 4,80,000। यानी टोटल इनकम अगर हम उसकी देखें तो 480 प्लस 480, ये लीजिए 480 प्लस 480, टोटल इनकम होगी 9,60,000। अब आप जरा इसका टैक्स बताओ। अगर हम 9,60,000 की बात करें तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर अगले 2.5 लाख पे कितना लगेगा? 5%, और इसके बाद जो बच जाएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा? आपका 20% का टैक्स लग जाएगा। आपको नहीं लगता 9,60,000 पे उस मिस्टर हस्बैंड का टैक्स ज़्यादा बन रहा है? आप मानते हो नहीं इस बात को? 2 हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम हो रही है टोटल होगी वो 9,60,000 2 हाउस प्रॉपर्टी की साल की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसको टैक्स तो देना पड़ता होगा, और इवन उसका टैक्स स्लैब 5 से बढ़कर 20 की ओर शिफ्ट हो गया होगा। मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। हस्बैंड ने एक चालबाजी चली। हस्बैंड ने सोचा एक काम करते हैं, ये वाइफ कब काम आएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई अपॉइंट मत हो जाना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यार, हमें एक से एग्जांपल लेने पड़ेंगे। डोंट से कि अभी कोई आ जाए एकदम से कमेंट बॉक्स में, सर वुमेन एम्पावरमेंट को आप रोक रहे हो। भाई सुनो, हम पढ़ा रहे हैं, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे वुमेन्स की, जस्ट पढ़ाने के लिए ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं सो दैट दिमाग में क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। कोई ऐसे कमेंट मत करना प्लीज़। सुनिए, अभी हस्बैंड ने सोचा वाइफ किस काम आएगी, एक काम करते हैं, वाइफ का यूज़ हम टैक्स बचाने के पर्पज से करते हैं, हम इनको यूज़ में लेकर आते हैं। कैसे? सुनिए, हस्बैंड ने कहा वाइफ तो अपनी ही है, एक काम करते हैं, हम एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और वाइफ के नाम कर देते हैं प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर लीगल तरीके से हम लीगल ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी, और वाइफ का जन्मदिन आ रहा था तो वाइफ बड़ी खुश होगी। वाइफ ने कहा यार मेरा तो बर्थडे आ रहा है, मेरे हस्बैंड तो कितने मतलब दिलदार आदमी इंसान है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, 2 में से एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। अब उस बेचारे को नहीं पता था कि हस्बैंड का दिमाग कितना तेज चलता है। ये शिवम सर की क्लास लेकर आया हुआ है, तो अपनी तारीफ करो सर। हाँ थोड़ी सी कर लेते हैं, चलो सुनो। तो 9,60,000 की इनकम थी 2 प्रॉपर्टी से। हस्बैंड ने चालाकी से उसकी एक प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दिया। हस्बैंड ने सोचा वाइफ तो अपनी है ना, वो कहाँ भागे जा रही है, तो वो प्रॉपर्टी रहेगी तो मेरी, भले ही नाम उसके हो जाए तो क्या हुआ, रेंटल इनकम इनडायरेक्टली आएगी तो मेरे पास में। अब मुझे एक बात बताओ, 9,60,000 की इनकम उसे 2 प्रॉपर्टी से हो रही थी, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी से कितनी हो रही थी? 4,80,000, 4,80,000 हो रही थी। अब मुझे एक बात बताओ, अब हस्बैंड की इनकम कितनी बन गई? 480, क्योंकि लीगल ऑनरशिप तो अब वो एक प्रॉपर्टी का रह गया ना। और वही वाइफ की इनकम जो पहले 0 थी वो अब कितनी हो गई? 480। तो सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 5 लाख तक तो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। चैप्टर 1 पढ़ा था ना, 5 लाख तक तो आपको रिबेट मिल जाती है। तो एज अ हस्बैंड 5 लाख तक, वैसे इनकम तो सिर्फ 480 है ना, तो उसकी इनकम एग्जम्प्ट होगी, कितनी बन गई? 0। इनकम तो 480 है बट रिबेट वगैरह दे दवा के उसका टैक्स कितना बना? 0। और उधर वाइफ की भी इनकम 480 है जो कि 5 लाख से कम है। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं या ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं तो 5 लाख तक के ऊपर क्या है? कोई रिबेट, मतलब कोई टैक्स नहीं है, 12,500 तक एग्जाम्प्ट है। यही अगर वो न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करता तो 7 लाख तक के ऊपर टैक्स नहीं होता। मानते हो नहीं मानते हो? दोनों की हस्बैंड वाइफ की इनकम जो है वो 480 है जो कि 5 लाख से कम है या 7 लाख न्यू टैक्स वाले से कम है। दोनों को रिबेट मिलकर टैक्स कितना बनता है उसका? दोनों लोगों का 0-0 बनता नहीं बनता? मानते हो नहीं मानते हो? तो मुझे बताओ हस्बैंड ने अपना टैक्स बचाया नहीं बचाया? कहाँ पहले हस्बैंड को 2 प्रॉपर्टी के ऊपर 480 प्लस 480 यानी 9,60,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था। अब ये हस्बैंड ने चालाकी से वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर दी और वाइफ से भी एडिक्वेट कंसिडरेशन मिला। बेटा मांग के तो देखो बीवी से एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या क्या मिलेगा सोच लेना, पैसा छोड़ के सब मिल जाएगा तुम्हें, लात घूसे जूते सब कुछ मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो,
वाइफ से वो पैसा मांग नहीं सकता, भाई वाइफ तो अपनी है, फिर गिफ्ट किस बात का। तो अगर सरकार को पता चला कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी कर दिया या फिर वाइफ ने हस्बैंड के नाम प्रॉपर्टी कर दिया, बट बदले में कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन, पर्याप्त मात्रा में बदले में पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ क्लियर आता है कि घर में बैठे दो लोग टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी की प्रॉपर प्लानिंग कर रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो सरकार ने कहा ऐसे में जो तुम्हारी वाइफ ऑनर है ना ऑन पेपर, क्योंकि तुमने सारे ट्रांसफर डीड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए, ये सब का सब बेकार हो जाएगा, चाहे लीगल ऑनर तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना हो, बट हम एक्चुअल में तुमको ही ऑनर मानेंगे, यानी तुम यानी हस्बैंड तुम ही डीम्ड ऑनर माने जाओगे। अब मान लो हस्बैंड बोले कि नहीं गवर्नमेंट ऐसा आप नहीं कर सकते, लीगली मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ और जो मेरी वाइफ है वो दूसरी प्रॉपर्टी का ऑनर है, तो तुम उस प्रॉपर्टी की इनकम मेरी इनकम में नहीं ऐड कर सकते। तो यहाँ पर यूज होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर। जब मैं आपको आगे कराऊंगा तो बताऊंगा अगर इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन कोई करता है अपनी स्पाउस के साथ तो क्लबिंग इनकम अट्रैक्ट हो जाता है, उस वाइफ की इनकम वाइफ की ना मान के हस्बैंड की इनकम में ही ऐड कर दी जाती है, क्योंकि आपका सोल पर्पस टैक्सी चोरी करना था। जब ऐड की जाएगी इट मीन्स सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 आ जाएगा और वो बोलेगा यस वैसे तो मैं ऑनरशिप डॉक्यूमेंट के हिसाब से वाइफ की इनकम हूं, बट क्योंकि इन्होंने ये इनकम टैक्सी चोरी के लिए किया था तो ये इनकम हस्बैंड की मान ली जाएगी, ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, चाहे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट पे वाइफ का ही नाम क्यों ना लिखा हो। सर यदि वाइफ की साइड से एडिक्वेट कंसिडरेशन होता तो ये नॉर्मल सेल परचेज मानी जाती है, फिर ये यहाँ पर टैक्स नहीं होती, डीम्ड ऑनर में आती, फिर तो वाइफ ही उसकी ऑनर मानी जाती है। देखो भाई वाइफ के नाम हमने प्रॉपर्टी की जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से वाइफ ने कंसिडरेशन दिया, तो ये प्रॉपर सेल परचेज मानाएगा, तो वो इनकम वाइफ की ही मानी जाएगी और वो हाउस प्रॉपर्टी भी वाइफ की मानेगी, डीम्ड ऑनर फिर मैं हस्बैंड नहीं रहेगा। समझ आ रही हो बात? डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट तो तब लगा जब हस्बैंड ने टैक्स चोरी करने के पर्पज से अपनी ऑनरशिप टाइटल को किसी वाइफ के नाम, किसी के अपनी वाइफ के नाम, क्या बात कर रहे हो सर अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे में वो वाइफ ऑनर होने के बावजूद भी ऑनर नहीं मानी जाएगी, वो हस्बैंड ही माना जाएगा एज पर द डीम्ड ऑनर सेक्शन 27 क्लॉज नंबर 1। बट देयर इज अ एक्सेप्शन मतलब कि कुछ केस ऐसे हैं जहां पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो, मतलब वाइफ की प्रॉपर्टी वाइफ की ही मानी जाएगी, हस्बैंड की मानी जाएगी। वो क्या? व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट ऑफ लाइफ अपार्ट, जीने का एकमात्र सहारा। इसके लिए मैं डाइवोर्स का एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज कि हस्बैंड और वाइफ में आपस में नहीं बनी, वाइफ किसी और को पसंद करती थी, हस्बैंड की पसंद कोई और था, तो दोनों में थोड़ी कहा सुनी हुई और दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन वाइफ ने कहा तुम तो जानते हो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं मेरा हक पूरा लेकर जाऊंगी, स्त्री धन भी लेकर जाऊंगी, जो शादी वक्त तुम्हें मिला था, जो तुमने मुझे नहीं दिया वो भी दो, और साथ में तुम्हारी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा भी मैं लेकर जाऊंगी। हस्बैंड बेचारा तंग, कह रहा है ये क्या हो रहा है, पर कोई बात नहीं 50% हिस्सा ले जाओ तुम, मेरी ज़िंदगी से तो जाओगी कम से कम, ठीक है। हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई गल नहीं, ले जा तू ले जा, इतना काटा थोड़ा और सही, तूने काट के इतना मुझे स्ट्रांग बना दे कि ये जो 50% की प्रॉपर्टी है कुछ भी नहीं लगती, ले जा, लेकिन प्लीज़ माँ मेरे पास दोबारा मत आइयो। वाइफ ने कहा जब पैसा मिलेगा फिर मैं दोबारा क्या होंगी, फिर तो नया वाला रेडी बैठा है मेरे लिए, ठीक है। अब सुन मेरे, फिर ऑफ हैंड नहीं होना प्लीज़, क्या वुमेन के लिए कैसे बोलो यार, एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार एग्जाम्पल का एग्जाम्पल तक रखो ना। अब ये हार्दिक पांड्या वाला एग्जाम्पल लेकर मत बैठ जाना, ठीक है, मुझे पता है, और मोहम्मद शमी का भी मत लेकर बैठ जाना, ठीक है। तुम तेज़ तो हो ही, तुम लोग समझ तो गए हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सुनो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अभी क्या हुआ कि हस्बैंड ने, अब कोर्ट में गया हस्बैंड का, भाई देखो मेरी और इनकी बनती नहीं है, अब बीवी जी हमें धमकी दे रही है, कह रही है अगर डाइवोर्स लोगे तो 50% प्रॉपर्टी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो जज साहब ने चिल्ला के बोला भाई हाँ क्यों नहीं देनी पड़ेगी, शादी करते टाइम तुमने नहीं सोचा था? तो बोले सोचा होता तो आज ये थोड़ी होता तो जज ने कहा भाई देखो इंसान मैं भी एक हस्बैंड हूँ, बट मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम, बट लॉ में ऐसा लिखा है कि 50% प्रॉपर्टी तुम्हें देनी ही पड़ेगी, प्लस अगर बच्चा है तो मेंटेनेंस वगैरह भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई केस नहीं है, नॉर्मली आप 50% प्रॉपर्टी उसको दे दो। अभी हस्बैंड ने लाइव अपार्ट या एग्रीमेंट के तहत अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दी, तो क्या वो वाइफ से कंसिडरेशन लेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्रॉपर्टी उसके नाम करो तो कंसिडरेशन थोड़ी मिलेगा, सेल परचेज थोड़ी कर रहे हैं, बस ये अपना हिस्सा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सेपरेट हो रहे हो, तो उसका भी हिस्सा आपकी प्रॉपर्टी में आधा था तो आधा उसको वापस मतलब दे दो। अब जब उसको दे रहे तो बदले में कंसिडरेशन नहीं मिल रहा ना, बट यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा, और ऐसे केस में वही वाइफ ऑनर मानी जाएगी, चाहे बदले में पैसा मुझे मिला हो या ना मिला हो।
यानी कि लाइव अ पार्ट के केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइव अ पार्ट के केस में वाइफ को जो प्रॉपर्टी दे बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के फिर भी वही ऑनर मानी जाएगी और मैं मेरी प्रॉपर्टी का ऑनर मान जाऊँ। लेकिन अगर लाइव अ पार्ट नहीं है और मैंने मजाक मजाक में उसके नाम प्रॉपर्टी कर दी है तो भाई मजाक मजाक में गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि उसके नाम प्रॉपर्टी है, वो ऑनर है, बट स्टिल यू आर ट्रीटेड एज अ रियल ऑनर और अ डीम्ड ऑनर। आप बात को समझे? तो ये वाला केस था। इतना डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ सो दैट आपको कहीं भी कंसल्टेंसी देते वक्त कोई प्रॉब्लम ना है, बिकॉज वी आर द टैक्स कंसल्टेंट। हम ये सब्जेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है इसमें, हमें टैक्स का कंसल्टेंट बनना है, टैक्स का राजा बनना है, हमें सैलरी से ज़्यादा पीजीबीपी इनकम कमानी है, अपना खुद का बिजनेस करना है, अपने खुद के क्लाइंट बनाने हैं। तो इतना डीप में पढ़ना ही पड़ेगा सो दैट आप किसी को अच्छी कंसल्टेंसी दे पाओ। और अच्छी कंसल्टेंसी देने के लिए आपकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि आप हमारे साथ कर ही रहे हो। आओ इधर। सर आज कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं, तुम लोग करते नहीं, मैं क्या करूँ? तारीफ पे तारीफ अपनी खुद करनी पड़ती है। आओ सुनो, इधर आ जाओ, हंसो मत। Section 27 clause 1, transfer to spouse. In case of transfer of house property by an individual to his or her spouse without adequate consideration, the transferor मतलब होता है देने वाला, जो ट्रांसफर करे, जैसे हस्बैंड ने किया था, the transferor would be deemed honor to be honor of ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे ट्रांसफर का केस आता है जिसमें हाउस प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के द्वारा अपनी वाइफ को या वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को दी जा रही है बिना पर्याप्त कंसिडरेशन के, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इस केस में जिस इंसान ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, दैट मीन्स ट्रांसफरर, जिसको की दैट इज ट्रांसफरी, तो ट्रांसफरर ही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी का। बोलो क्लियर हुआ? जबकि प्रॉपर्टी वाइफ के नाम थी बट स्टिल हस्बैंड माना जाएगा। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ ट्रांसफरर टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लाइव अ पार्ट, दैट ट्रांसफरर विल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। यदि वो लाइव अ पार्ट है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो अब इस केस में वाइफ से मुझे अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, स्टिल इट्स अ वैलिड एग्रीमेंट, वाइफ ही उसकी रियल ऑनर मानी जाएगी, हस्बैंड उसका रियल ऑनर नहीं माना जाएगा। तो ये इसकी क्या थी? एक एक्सेप्शन थी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 आपको क्लियर हुआ? ये सर हमें बिल्कुल क्लियर होगा ये एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं सेक्शन 21 सब सेक्शन 1। अभी क्लॉज 1 ही चल रहा है, इसका एक और पार्ट है, दैट इज ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। अब हो सकता है कि आप माइनर चाइल्ड मतलब 18 साल से कम के आपके बच्चे हैं, आप उन बच्चों के नाम प्रॉपर्टी भी तो कर सकते हो। आप बच्चे तो बड़े इनोसेंट होते हैं, आप उनके नाम कर दोगे, 2-4 थप्पड़ लगाओगे, वापस उनसे ले लोगे। तो ये बोलोगे, देखिए माइनर चाइल्ड को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, डजंट मीन द ट्रांसफर, बिकॉज अभी वो आपकी कस्टडी में है, अभी वो आपकी कस्टडी में है। आपकी बात को मानेंगे, आप जब बोलोगे उन्हें वापस कर दो वो वापस कर दो, उन्हें तो मीनिंग ही नहीं पता ये हो क्या रहा है। वो जहाँ आप बोलोगे सिग्नेचर करने के लिए वो कर देंगे, क्योंकि आपके बच्चे माइनर है ना, मेजर थोड़ी। आप मेजर के नाम करके तो देखो, दोबारा दिख जाए घर में तो बात करना। ठीक है, आप सुनिए, माइनर चाइल्ड को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। लेट सपोज एक हस्बैंड है, उसने अपने 12 साल के बेटे के नाम प्रॉपर्टी कर दी। तो ऐसा भैया 12 साल के बेटे के नाम में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में किसका नाम है? बेटे का नाम है, यानी बेटा उसका ऑनर है। बट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बाप को ही, हस्बैंड को ही डीम्ड ऑनर बना दिया जाएगा, बिकॉज तुमने उस बच्चे के नाम क्यों की ट्रांसफर, ये तो बता दो। क्या वो लाइव अ पार्ट है? क्या उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है? क्या फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी के लिए आपने किया? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने टैक्स चोरी की वजह से अपनी पत्नी के लिए प्रोविजन बनाया, तो बच्चे पर शिफ्ट हो गए, फिर बच्चे का भी बनाना पड़ा सरकार को। तो अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड्स को इस तरह से यूज करना है कि आप अपना टैक्स बचाने के लिए उनके नाम प्रॉपर्टी कर देते हो, तो भाई ऐसा है, इस केस में उसकी मतलब ऑनरशिप टाइटल में किसका नाम है? बच्चे का नाम है, बट बच्चा उसका ऑनर नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हस्बैंड है या जो ट्रांसफरर है वही इसका रियल ऑनर माना जाएगा, फिर चाहे वो मम्मी हो या पापा हो, जिसने भी ट्रांसफर किया वही इसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज माइनर मैरिड डॉटर। अब मान लीजिए हस्बैंड ने अपनी बच्ची के नाम प्रॉपर्टी की, और बच्ची थी 16 साल की, और उस 16 साल की बच्ची की शादी हो गई थी। अब आप कहेंगे सर बाल विवाह, यस, ये एक काला सच है कि भारत में बाल विवाह बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन आज भी कई रीति रिवाज कस्टम्स ऐसे हैं जहां पर लड़की के छोटे होने पर उसका ब्याह करवा दिया जाता है। आज भी है, आज भी कई गांव राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, बट जितनी मेरी नॉलेज, जितना मुझे पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। राजस्थान के कई ऐसे गांव हैं जहां पर माइनर बच्चों की शादियां पहले ही करवा दी जाती हैं। तो यदि अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है
मान लीजिए हस्बैंड की अपनी माइनर मैरिड डॉटर है और उसने उस डॉटर के नाम प्रॉपर्टी कर दी है, तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा और ना ही आप उसके डीम्ड ऑनर माने जाओगे। माइनर मैरिड डॉटर ही उसकी ऑनर मानी जाएगी, चाहे बदले में कंसिडरेशन नहीं भी मिला तो भी, क्योंकि अब वो किसी और घर में जा रही है, तो उससे तो तुम बेनिफिट वैसे ही नहीं उठा पाओगे। उसका हस्बैंड अब उसके कंट्रोल में है, आप बात समझ रहे हैं, तो इसलिए वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो क्लबिंग प्रोविजन भी नहीं अट्रैक्ट होगा और साथ में आप उसके डीम्ड ऑनर भी नहीं माने जाओगे। लेकिन अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर नहीं है, सिर्फ डॉटर है बट वो मैरिड नहीं है, तो फिर उस केस में आपने अगर उसके नाम प्रॉपर्टी की तो आप ही उसके डीम्ड ऑनर माने जाओगे। एक्सेप्शन में सिर्फ माइनर मैरिड डॉटर है, माइनर मैरिड सन नहीं है। आप बात समझे? तो देखिए सेक्शन 27 क्लॉज 1, ये भी क्लॉज 1 था, ये उसका एक्सटेंशन पार्ट है, इसीलिए क्लॉज 1 है इसमें भी। ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, यदि स्पाउस ने या हस्बैंड या वाइफ किसी ने अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो ऑनरशिप टाइटल बच्चे के नाम है, बट फिर भी पेरेंट्स से उसके रियल ऑनर माने जाएंगे, पेरेंट्स में भी वो जिसने ट्रांसफर किया है। In case of transfer of house property by an individual to his or her minor child without adequate consideration, बदले में कोई, अब बच्चों से क्या ही कंसिडरेशन हो गया है, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन द ट्रांसफरर वुड बी डीम्ड टू बी ऑनर, जो इंसान उसको ट्रांसफर कर रहा है वही उसका डीम्ड ऑनर बन जाएगा जिसने उसको ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर मैरिड डॉटर, यदि ट्रांसफरर के थ्रू माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस केस में आप डीम्ड ऑनर नहीं मानेगे, बल्कि वही माइनर मैरिड डॉटर ही उसकी ऑनर मानी जाएगी। ठीक है, दो केस क्लियर हो गए डीम्ड ऑनर के, सेक्शन 27 डीम्ड ऑनर। ठीक है, फिर थर्ड केस सेक्शन 27 क्लॉज नंबर 2, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट्स। अब ये इम्पार्टिबल स्टेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हुई है लोगों के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि गांव मोहल्ले में, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हो, आपके दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी वो पापा के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, क्योंकि सभी भाइयों ने, मतलब आपके ताऊ जी ने और चाचा जी ने और आपके पापा ने डिसाइड किया मिलकर कि हम प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करेंगे, बल्कि साथ में ज्वाइंट ऑनरशिप के अंदर उस प्रॉपर्टी में खेती करेंगे या फिर साथ में ही रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है। इसका मतलब जब वो खेती वेती करें तो वो इम्पार्टिबल स्टेट्स है। इम्पार्टिबल मतलब पार्ट्स उसके नहीं है, वो पूरा एक ब्लॉक है, आपने उसको डिवाइड नहीं किया है ऑनरशिप के आधार पे। समझ आई बात? इसको बोलते हैं इम्पार्टिबल स्टेट। अब मान लो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन आपने रामू काका को दे दिया, अपने गांव के रामू काका को, और उनको बोला कि तीनों भाइयों के खेत में तुम खेती करो, जो भी उपज होगी तीनों भाई इक्वली डिवाइड कर लेंगे। नहीं पता किस भाई का कितना हिस्सा है। अभी पता है क्या होता है इस केस में? जो इंसान उस प्रॉपर्टी की कस्टडी कर रहा है ना, उस इंसान को डीम्ड ऑनर बना दिया जाता है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी के हिस्से डिफाइंड नहीं है तीनों भाइयों में। तो जो इंसान उसकी कस्टडी में है, जो इंसान अभी सामने दिख रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी को पूरा संभाल रहा है, तो वो इंसान बन जाएगा डीम्ड ऑनर। अगर वो बनना चाहेगा तो, अगर वो बनना चाहेगा तो वो बन जाएगा डीम्ड ऑनर। तो इसका मतलब सेक्शन 27 क्लॉज 2, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट द प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिवाइडेड, वो प्रॉपर्टी जो लीगल तौर पे अभी डिवाइड नहीं हुई है होल्डर्स के केस में, तो उसे बोलते हैं होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। स्टेट का मतलब पूरा वो जगह। shall be deemed to be individual owner of all property comprised in the state after the enactment of the Hindu Succession Act 1956। दोस्तों ये लाइन ये बोलती है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू बोला गया अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो वो ज्वाइंट ऑनर HUF मान लिया जाता है। इनकम टैक्स ने कहा भैया हिंदू सक्सेशन एक्ट प्लीज अपना लॉ अपने पास रखो, हम इनकम टैक्स वाले हैं, हम अपने इस पॉइंट को लेकर जो इसकी कस्टडी में होगा उसी को हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। भाई तुम्हारे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तुम अपने एक्ट अपने रूल अपने पास रखो, हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंसान उसकी कस्टडी करेगा उसी को हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट ये बोलता है कि उसका ज्वाइंट ऑनर बना दो और उस पूरी फैमिली को HUF बना दो, तो HUF की वो प्रॉपर्टी बना दो। जबकि इनकम टैक्स से बोलता है HUF सब छोड़ो, जो ऑनर उसकी कस्टडी लेकर बैठा हुआ है उसको हम डीम्ड ऑनर बनाएंगे। तो वही लिखा हुआ है। हाउएवर, यहां से स्टार्ट है। हाउएवर सेक्शन 27 क्लॉज 2, ये देखिए ये वाला
section 27 clause 2. However, section 27 clause 2 will continue to be applicable in relation to impartable estate. भाई तुम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कुछ भी बोल लो, लेकिन हम तो भैया अपने रूल अपने हिसाब से मानेंगे। जो भी इस इम्पार्टेबल एसेट्स का ग्रांट है या कन्वीनियंट है, जो उसकी कस्टडी लेकर बैठा है, जो उस पर कुछ भी कर रहा है, अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, उसी को हम डीम्ड ऑनर मानेंगे, चाहे रियलिटी में अभी उसकी ऑनरशिप बटी नहीं है। सीधी बात, ठीक है। 3 केस समझ आया आपको। चौथा केस, सेक्शन 27 क्लॉज नंबर 3, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है मैं आज आपको बताता हूँ। क्या होता है कि कुछ ज्वाइंट लोग अपने ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और फिर वो बनाते हैं बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। आपने अपार्टमेंट्स वगैरह सुने नाम, तो उनकी बात बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक संस्कृति अपार्टमेंट है, उन्हें 5 लोगों ने मिलकर बनाया, तो गवर्नमेंट ने उन्हें सब्सिडाइज रेट पर अच्छी जगह पर लैंड प्रोवाइड करवा दी। उस लैंड पे वो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इट मे बी 10 फ्लोर, 20 फ्लोर, 21 फ्लोर, जो भी कुछ है उस हिसाब से वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं। अब ये कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में रहने का अधिकार दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो इस अपार्टमेंट का क्या होगा, मेंबर होगा। तो उसको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो जो अपार्टमेंट है उसका जो 4th फ्लोर है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, 3 BHK का फ्लोर है। चलो बात करते हैं जाके। मैंने बात की संस्कृति अपार्टमेंट में, मैंने कहा मैं इसको लेना चाहता हूँ। बोले देखिए हम आपको ऑनरशिप टाइटल तो नहीं देंगे, बट आपको रहने का अधिकार एज अ लीज दे देंगे 99 साल के लिए। मैंने कहा मतलब? बोले देखिए प्रॉपर्टी तो संस्कृति अपार्टमेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई उसका नाम है संस्कृति अपार्टमेंट, वो उसी की रहेगी। सिर्फ ये है कि आप हमारी मेंबरशिप फीस, हमारी मेंबरशिप ले लो। तो हमने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है जो भी हमारे संस्कृति अपार्टमेंट का मेंबर बनेगा हम उसे एक फ्लैट की चाबी दे देंगे, जो भी वो फ्लैट मांगेगा। मैंने कहा मेंबरशिप कितने की? बोले 5 करोड़ की। ओके, मतलब मैं 5 करोड़ की तुम्हारी संस्कृति अपार्टमेंट की मेंबरशिप लूंगा, तो तुम, अब क्योंकि मैं एक मेंबर हूं, तो तुम मुझे ये अधिकार दे दोगे कि मैं मेरी फैमिली को लेकर इस 4th फ्लोर में रह सकता हूं। इट मीन्स तुम मुझको पेपर पे अधिकार दोगे 99 साल तक रहने का। मेरे नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करोगे, तुम सिर्फ अधिकार ट्रांसफर कर रहे हो। प्रॉपर्टी का रियल ऑनर अभी भी कौन है? संस्कृति अपार्टमेंट है। सिर्फ संस्कृति अपार्टमेंट ने मुझे अधिकार दिए 99 साल तक रहने के। इट मीन्स ये बताओ, डॉक्यूमेंट पे मे भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम द ऑनर, बट आई एम नॉट बी द रियल ऑनर। संस्कृति अपार्टमेंट इज द रियल ऑनर। इट मीन्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, सुना मेरी बात को, वो ऑन पेपर मेंबर नहीं है, उनको तो सिर्फ क्या मिला है? रहने का अधिकार मिला है। रियलिटी में ऑनर कौन है? संस्कृति अपार्टमेंट। लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि संस्कृति अपार्टमेंट को हम ऑनर नहीं मानेंगे। जो उसका होल्डर है, जो उसका मेंबर है, जिसके नाम राइट्स किए गए हैं, उसी को हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। यानी संस्कृति अपार्टमेंट का अगर मेरे पास अधिकार है उसमें रहने का, भले ही मेरे पास ऑनरशिप टाइटल नहीं है, ऑनरशिप टाइटल अभी भी संस्कृति के पास है, मुझे सिर्फ रहने का अधिकार मिला, स्टिल आई एम विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑनर। Still I am will be treated as a deemed owner. So this is the concept, section 27 clause number 3, that is member of cooperative societies. Member of cooperative societies. A member of cooperative society to whom a building is allotted. कोई भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको बिल्डिंग्स एलोकेट की गई है, अलॉटेड की गई है या लीज पर दी गई है एज पर हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस केस में जो भी उसका लीगल ऑनर है वो तो अलग है, लीगल ऑनर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट हम इसमें जो होल्डर है जिसको ये दिया गया है उसको ही हम क्या बना देंगे? डीम्ड ऑनर बना देंगे, जो उसका होल्डर है। ठीक है, तो जो इंसान जिसको लीज पर दिया वही इसका डीम्ड ऑनर बन जाएगा। ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की क्या है? लीगल ऑनर है, बट स्टिल जिस इंसान को वो अधिकार दिए गए रहने के वही इंसान डीम्ड ऑनर बन जाएगा। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 27 क्लॉज नंबर 3। इसके बाद सेक्शन 27 क्लॉज 2A, ये क्या बोलता है? पर्सन इन पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अच्छा, पर्सन इन पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल ध्यान से सुनो मेरे, और ये एग्जाम्पल बिल्कुल रियल है। आप अपने मम्मी पापा किसी से भी पूछ सकते हो, अपने गार्जियन से भी पूछ सकते हो, वो भी यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है ना, कई बड़े धुरंधर और तेज दिमाग के लोग होते हैं। आपकी गली में भी एक आधा केस ऐसा निकल आएगा, देखना। सुना मेरी बात को ध्यान से। अब देखो, मैं जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ? यस सर, बिल्कुल ले लो, आपका एग्जाम्पल तो और मज़ेदार रहेगा। ठीक है, बट मैं बनाऊंगा नहीं मज़ेदार। ठीक है, सुनो,
मान लीजिए कि मुझे मेरे मोहल्ले में एक 200 गज का प्लॉट पसंद आता है जिस पर एक बढ़िया सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने प्रॉपर्टी डीलर वाले से कहा कि भाई ये किसकी प्रॉपर्टी, जरा मेरी बातचीत तो कराओ इससे। तो मिस्टर राम उसके ऑनर थे। मिस्टर राम क्या थे, उसके ऑनर थे। मिस्टर राम आए और मिस्टर राम ने कहा कि हाँ भाई साहब क्या काम है। मैंने कहा भाई साहब मुझे इस प्रॉपर्टी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या बेचना चाहोगे? उसने कहा बिल्कुल बेचना चाहेंगे। मैंने कहा कितने के? बोले ये प्रॉपर्टी पूरी है 1 करोड़ की। मैंने कहा यार ये तो सस्ती मिल रही है, दिल्ली से शहर में अगर आप इतने 200 गज में 4 मंजिल मिले, बहुत ज़्यादा सस्ती भाई, आप तो कॉस्ट का सिर्फ 20% मांग लो। मतलब मैं मन में सोच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा 1 करोड़ की, चलो ठीक है ले लेते हैं। बोले ठीक है आप कब लेना चाहेंगे? मैंने कहा एक काम करते हैं, संडे आपके घर आते हैं और बयाना बट्टा कर देते हैं। अब मेरी बात को सुनो, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बयाना बट्टा, ठीक है। मैं उनके घर गया और मैंने 1 करोड़ के बदले उनको 20 लाख रुपए टोकन मनी दे दिया एज एडवांस। जैसे ही मैं 20 लाख रुपए उनको दूंगा ना, अभी 1 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख दिए, मैंने कहा 80 लाख मैं तुम्हें दूंगा 3 महीने बाद। 80 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, जो बैलेंस बच गया वो तुम्हें कब दूंगा? 3 महीने बाद। रियलिटी में ऐसे ही होता है ट्रांजेक्शन्स। तो सेलर की साइड से जो उसका ऑनर है वो मुझे एक डॉक्यूमेंट पर, एक प्लेन स्टैम्प पेपर पे, अगर प्रॉपर्टी डीलर वाला है तो वो ये काम करेगा, वो लिख कर दे देगा कि मैं मेरे होशो आवाज़ में ये प्रॉपर्टी मिस्टर शिवम को बेच रहा हूँ जिसकी कीमत 1 करोड़ लगाएगी, जिसका एड्रेस, घनत्व, मतलब एरिया वगैरह उस मकान का ये है, और मिस्टर शिवम ने अभी मुझे 20 लाख रुपए दिए, बैलेंस 80 लाख रुपए मिस्टर शिवम 3 महीने बाद जो भी डेट होगी वो लिख कर दे देंगे। और मैं अपनी होशो आवाज़ में शिवम को राइट टू सेल का अधिकार देता हूं कि अगर वो इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहें तो, क्योंकि उन्होंने 20 लाख रुपए दे दिए तो मैं उनको ऑनरशिप तो अभी नहीं दे रहा, बट राइट टू सेल उनको दे रहा हूं। बेचने का अधिकार मैं शिवम को दे रहा हूं। उस पेपर का एक पीछे कार्बन कॉपी वो रखेगा और ओरिजिनल कॉपी मेरे पास आ जाएगी। यानी मेरे पास प्रॉपर्टी के ऑनरशिप डीड नहीं आई है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं आया, सिर्फ एक अधिकार मिल गया 20 लाख रुपए का टोकन मनी देकर कि भविष्य में ये प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है अगर मैंने 80 लाख रुपए दिए। बट अभी मेरे पास क्या है? राइट टू सेल का अधिकार है, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं। आप बात को ध्यान से सुनिए, अगर मेरे पास अधिकार आ गए राइट टू सेल के, तो जानते हो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेंट उन 3 महीने में आएगा, मान लो उस प्रॉपर्टी पे कोई रह रहा था, उस प्रॉपर्टी पे जो भी रेंट आएगा वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो प्रायर ऑनर था उसकी मानिए, क्योंकि अभी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुआ। भाई इनकम टैक्स ने साफ क्लियर कर दिया, भले ही ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, बट इट विल बी डीम्ड एज अ ऑनर, कि जिस इंसान को राइट टू सेल का अधिकार मिल गया है वो इंसान ही इस स्टेट का रियल ऑनर होगा। यानी अभी मेरे नाम ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ एंड आई एम नॉट द रियल ऑनर एज पर द पेपर, बट स्टिल आई हैव अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी बाय गिविंग 20 लाख रुपीज टू मिस्टर राम। हियर I will be treated as a deemed owner as per section number 27 clause number 2A. Are you getting my point? That what I am trying to say, right? So अगर मेरे पास right to sale आ गया तो yes I will be treated as a deemed owner. ठीक है, आप पढ़ते हैं जरा, समझ में आ रहा है? हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, उम्मीद करूँगा सब समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 27 क्लॉज नंबर 2A, पर्सन इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति को कोई घर अलॉट किया गया और उसको सिर्फ पोजीशन दी गई है उस बिल्डिंग की या पार्ट परफॉर्मेंस की, तो ऐसे में सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि इस केस में उस हाउस प्रॉपर्टी के हम ऑनर को मान लेंगे कि वो ऑनर है। किसको? पहला पर्सन। पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर। अभी हमने बायर के नाम पोजीशन दे दिया कि ठीक है आप भाई अभी रह लो, बट हमने आपको अभी रियल ऑनर बनाया नहीं डॉक्यूमेंट के केस में, तो डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम नहीं, बट मुझे सामने वाले ने चाबी दे दी घर की, स्टिल आई एम विल बी ट्रीटेड एज अ रियल ऑनर, बट ऑन पेपर मैं ऑनर नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑनर, राइट। सेकंड केस, सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड। अब मान लो मैंने मिस्टर राम को 3 महीने बाद पूरे 80 लाख रुपए पे कर दिए, तो 20 पहले दे चुका था, 80 अब दे दिए, तो हो गया टोटल 1 करोड़। तो उन्होंने मुझे चाबी थमा दी और कहा आप रहिए जाके, कल की डेट में, अभी आज संडे है ना, तो कल की डेट में ऑनरशिप राइट में आपको ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 80 लाख रुपए अभी रखो, कोई बात नहीं, कल कर देना। अब हुआ क्या है कि किसी कारण से कुछ छुट्टियां हो गई, दफ्तर बंद थे, 1 हफ्ते तक छुट्टी पड़ी रही। अब 1 हफ्ते तक मैंने पैसा तो पूरा दे दिया, बट ऑन पेपर अभी भी ऑनर कौन है? वही है ना। बट गवर्नमेंट सेज डोंट वरी शिवम,
यू विल बी ट्रीटेड एज अ रियल ओनर। चाहे तुमने पूरी पेमेंट कर दी है बट प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे नाम नहीं बने, बट स्टिल आप ही इसके डीम्ड ओनर माने जाओगे। इट मीन्स सेल्स कंसिडरेशन पूरा पे कर दिया है सेलर को बायर के द्वारा, बट बायर के नाम हुई प्रॉपर्टी नहीं, स्टिल बायर विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर, राइट। थर्ड केस, sale deed has not been executed in favor of the buyer although certain other document like power of attorney, agreement to sale will has been executed। ये वो एग्जांपल है जो मैंने दिया था। मैंने 20 लाख रुपए देकर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली, राइट टू सेल अपने नाम कर लिया, कोई विल वगैरह मैंने अपने नाम कर लिया, बट पोजीशन अभी मुझे नहीं मिली, बस नाम हो गई है, राइट मिल गया, मुझे अधिकार मिल गया, राइट टू सेल, मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, मुझे पावर मिल गया, तो इट मीन्स आई विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर, बट डॉक्यूमेंट पे भी मेरा नाम नहीं, बस अधिकार मिला है, स्टिल आई विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑनर। बोलो क्लियर है? आओ इधर, सेक्शन 27 क्लॉज 2B बस खत्म, इस पॉइंट का चैप्टर खत्म है, ठीक है। आओ मजेदार है, पॉइंट आ जाओ। पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी नॉट लेस देन 12 ईयर, ये ना ये एरो नीचे की ओर बनाया, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, लेस देन 12 ईयर है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आपने कभी ऐसा सुना है कि हमें रेंट एग्रीमेंट कभी 12 महीने का नहीं बनाना चाहिए या 1 साल से ज़्यादा का नहीं बनाना चाहिए? पूछो क्यों? क्योंकि उसके बाद ना उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगने लगती है। इसीलिए जब भी कोई इंसान किराए पर मकान चढ़ाता है तो किराएदारों के साथ 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करवाता है या लीज एग्रीमेंट करवाता है 11 महीने का, क्योंकि 11 महीने तक कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। फिर 11 के बाद अगर 12वां महीना लग जाता है या 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। लोग स्टैम्प ड्यूटी के खर्चे को बचाने के लिए 11-11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अब सुनिए, मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे एक किराएदार रखा और उस किराएदार के साथ मैंने 12 साल से ज़्यादा का लीज एग्रीमेंट करवा लिया। जैसे बैंक्स वगैरह होती हैं तो बैंक वगैरह अपना लीज करवा लेती हैं। मान लो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा घर मेन रोड पे था, पंजाब नेशनल बैंक आके बोलती है हम इस मेन रोड के ग्राउंड फ्लोर पे आपके यहाँ पर अपनी पंजाब नेशनल की ब्रांच खोलना चाहते हैं। अब क्योंकि हम बैंक है तो हम बार-बार इधर तो शिफ्ट होंगे नहीं, तो आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लो 12 साल या 13 साल का, चलो एग्जाम्पल के तौर पे 15 साल का आप हमारे साथ लीज एग्रीमेंट कर लो कि 15 साल तक ये पट्टे पर हमारे पास रहेगा, हम आपको पैसा वगैरह लमसम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो। अब जानते हो क्या होगा, अगर मैंने किसी इंसान को 12 साल से ज़्यादा का लीज दे दिया तो जानते हो कल को अगर बैंक कहे कि मैं इसका रियल ऑनर हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, भले ही प्रॉपर्टी मेरे नाम है, बट सेक्शन 27 क्लॉज 2B के तहत वो इंसान डीम्ड ऑनर बन जाए। मुझे आज भी ये नहीं समझ आ रहा सरकार CBDT के द्वारा ये पॉइंट क्यों बनाया गया, बट सरकार कहती है कि किसी को भी 12 साल से ज़्यादा किराएदार के रूप में मत रखो, वो आपके प्रॉपर्टी पे कस्टडी क्लेम कर सकता है। इसका मतलब अगर आप में से कोई किराए पर रह रहा है और आपको किराए पे लीज एग्रीमेंट आपने बनवाया हो वो भी 12 साल से ज़्यादा का, तो ऐसे केस में आप क्लेम कर सकते हो प्रॉपर्टी आपकी और आप ही जीतोगे। इसीलिए मकान मालिक लोग पता है क्या करते हैं, लीज एग्रीमेंट तो बनवाते हैं बट 1-1 साल का, और हर साल रिन्यू करते हो, लगातार 12 साल का बनाते ही नहीं है, 1-1 साल का बनाते हैं, 1-1 साल का बनाते हैं कि 20 साल। इसीलिए जब मेरे यहाँ पर बैंक खुलेगी तो मैं हर साल लीज एग्रीमेंट बनवाऊंगा 1-1 साल का, मैं 12 साल या 13 साल का इकट्ठा बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 12 साल के ऊपर बनवाते ही वो इंसान 12 साल बाद क्लेम कर सकता है आई एम द डीम्ड ऑनर, और वो ये सेक्शन की रेफरेंस दे सकता है और वो डीम्ड ऑनर बन भी जाएगा, वो डीम्ड ऑनर बन भी जाएगा। तो वही लिखा है पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी नॉट लेस देन 12 ईयर, अ पर्सन हु एक्वायर एनी राइट, अगर एक व्यक्ति को एक अधिकार मिला है उस बिल्डिंग पर सेक्शन 269(a) क्लॉज F के अंदर, that is transfer by way of lease not less than 12 year shall be deemed to be the real owner। अगर 12 साल से ज़्यादा का कोई एग्रीमेंट आपका लीज एग्रीमेंट है तो उस केस में आप उस बिल्डिंग के डीम्ड ऑनर माने जाओगे। बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप ये जो लीज एग्रीमेंट है वो हर महीने टू महीने कर रहे हो या हर ईयर टू ईयर कर रहे हो, हर 1 साल पे कर रहे हो, तो उस केस में वो डीम्ड ऑनर नहीं बनेगा, भले ही उसे रहते हुए 12 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप हर साल 1-1 साल का बनवा रहे हो, तो यदि वो 12 साल से ज़्यादा भी रहे तो वो कभी क्लेम नहीं कर पाएगा एज अ डीम्ड ऑनर। बट लगातार एक ही एग्रीमेंट आपने 12 साल के ऊपर का बनाया तो यस वो डीम्ड ऑनर बन जाएगा। फाइनली सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 कंप्यूटेशन ऑफ जेबी, सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएबी, सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सेक्शन 25A एरियर ऑफ रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, सेक्शन 26 को ऑनरशिप और सेक्शन 27
दैट इज डीम्ड ऑनर, ये सारे केस पढ़ चुके हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27 हमारा पूरा कंप्लीट होता है 100% सिलेबस के साथ। हमने इस ICAI के मॉड्यूल को बेस बनाए। मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ सब इसकी इलस्ट्रेशन और मेन क्वेश्चन से कराता हूँ। अभी इस बुक को बेस बनाते हुए हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं समझूंगा। मैं इस पर अभी 1 या 2 क्लास अभी और लगाऊंगा। पहली बात तो एक समरी वीडियो आएगी, बट उससे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व वाले, वो हम सॉल्व करेंगे एक पूरी वीडियो में। क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं बनेगी। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़े। भाई देखो, आप कंसल्टेंट बनोगे ना, आगे जाके अच्छी कंसल्टेंसी दोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ उसको ध्यान से देखना। उसके बाद फिर मैं एक रिविजनरी वीडियो बनाऊंगा, पूरे चैप्टर को एक क्लास में समराइज कर दूंगा। वो भी जो ये नोट्स होते हैं ना, इनके प्रिंट आउट निकलवा के उससे पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्टिल अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। कमेंट में आप सजेशन दीजिए, सो दैट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाए। और देखो, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो यही लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं जिस वे में पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। देखो, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई तरीका चेंज होना चाहिए, कुछ ऐसा करो, कुछ क्रिएटिव करो, तो प्लीज़ आप सजेस्ट करो, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा। आप एज अ व्यूअर उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि प्रोटेक्स अड्डा में अगर कोई भी चीज़ आपको अपडेट या कुछ करनी है तो प्लीज़ आप सजेशन दीजिए। कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। मैं हमेशा कमेंट बॉक्स देखता हूँ, हर किसी के, हर दिन, हर 2-3 घंटे में जब भी फ्री होता हूँ एक बार स्क्रॉल करके देख लेता हूँ किसके क्या कमेंट आए। तो प्लीज़ आप ये करना, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए प्रोटेक्स अड्डा पे, आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए। आप वहाँ से डाउनलोड करके सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।